एसएम सॉलिड मैकेनिक्स, और उसको ही बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके ओके, और उसको ही अलग यूनिवर्सिटीज में बोला जाता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, मैकेनिक्स मॉस मॉस करके बोला जाता है, यानी कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में सॉम भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसमें मॉस भी बोला जाता है। ओके, तो बेस्ट बुक फॉर दिस एसएम, सॉम और मॉस एक ही है, तीनों भी एक ही है, तीन अलग अलग नाम उसको दिए गए। बेस्ट बुक इट इज रामउत्तम, सॉलिड मैकेनिक्स रामउत्तम। ओके, बेस्ट बुक, उसमें बहुत सारा देखे। स्मॉल और स्वीट बुक अगर आप बोलते हो तो भावी कट्टी, एकदम स्मॉल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखिए, सॉरी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर देखिए, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के नाम पे है, सॉलिड मैकेनिक्स। ओके, तो सॉलिड मैकेनिक्स की ही बुक अगर आपको खरीदनी है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के नाम पे है, भावी कट्टी स्वीट बुक है, एकदम छोटी बुक है, जिसको छोटी बुक पढ़ना पसंद है उसके लिए। बेस्ट फॉर अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट इज एसएस रतन, एसएस रतन, आप नोट करते चलो, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बाद में बात करना है उसके लिए बेस्ट बुक एसएस रतन आपको लेना जरूरी है। ओके, एसएस रतन आपको लेना जरूरी है गाइस। ओके, एंड देन अगेन बेस्ट बुक इट इज खुरमी एंड खुरमी। ओके, दोनों खुरमी है, खुरमी की ही बुक है सॉलिड मैकेनिक्स। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर वज्राणी रतवानी, दिस इज ऑल्सो बेस्ट बुक। सो इतने सारे बुक्स, इसमें से कौन सी लेना? सबसे बढ़िया बुक, सबसे वजनदार बुक जो भी मिलती है, मैंने सबसे पहले बताया रामामुत्थम। ओके, रामामुत्थम इज द बेस्ट बुक। अगेन योर वीबीडी इज ऑल्सो बेस्ट, नो डाउट। ओके, बट when we go for competitive exams like a GATE, MPSC, UPSC, जब मैं वहां पे के लिए जाऊंगा तो उसके लिए मुझे रामउत्थम इज द बेस्ट बुक। ओके, अब मैं बात करता आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस के बारे में कि यूनिवर्सिटी सिलेबस क्या है और यूनिवर्सिटी ने किस तरह का सिलेबस ये थर्ड सेम के लिए आपको सेट करके दिया है। ओके, सो फर्स्ट सिलेबस, सिलेबस इज फर्स्ट यूनिट, यूनिट यानी ही चैप्टर पकड़ो आप। ओके, यूनिट को ही आप चैप्टर पकड़ो। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ। अब इसको सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ को आप सिंपली ही लेना है, बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी इजी चैप्टर। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम डेफिनेशंस एंड रिलेशंस यही है। स्ट्रेस सबको ही पता है, स्ट्रेस बोलते हैं अरे यार इतना स्ट्रेस है, इतने सारे लेक्चर्स करना पड़ता है हमको, इतना सारा स्ट्रेस है। स्ट्रेंथ इलोंगेशन, elongation divided by original dimensions, that is nothing but a strength. Okay, strength के वजह से ही स्ट्रेस आता है। अभी जब मैं चालू करूंगा चैप्टर तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। दैट इज द फर्स्ट यूनिट। आपको अगर आपकी ऑफलाइन एग्जाम हुई, सपोज आपकी ऑफलाइन एग्जाम हुई, तो आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे, वो 10 क्वेश्चंस आपको 80 मार्क्स के लिए रहेंगे। सो 10 क्वेश्चंस में से आपको सॉल्व कितने करना पड़ेगा? 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस you may solve. Each question it is 16 marks. Okay, 80 marks के लिए आपका पेपर रहेगा। 20 marks it is your guys internal. Okay, so unit 1 में पहला क्वेश्चन जो भी रहेगा आपका 16 मार्क्स के लिए थ्योरी रहेगा, 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो पहले यूनिट पे 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 अगर ऑफलाइन पेपर रहा तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 5 ही चैप्टर है। ओके, 16 मार्क्स, 16 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन थ्योरी, सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स में भी ए भी रहेगा, यानी 8 मार्क के लिए एक प्रॉब्लम, 8 मार्क के लिए दूसरा प्रॉब्लम, इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ओके, सो यूनिट 2 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स यानी मैकेनिक्स, यानी सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मॉस, आप कुछ भी एक भी बोलो, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स दोनों के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एसएफडी, shear force diagram and bending moment diagram, BMD, bending moment diagram. This chapter is most important.
ये आपका पीछा आप जब तक प्रैक्टिसिंग इन सिविल इंजीनियर रहोगे तब तक नहीं छोड़ेगा। ओके, तब तक नहीं छोड़ेगा। यानी ये अभी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है आपने, अपने को सामने लाइफ के लिए पढ़ना है। क्यों सीख रहे सिविल इंजीनियरिंग? प्रैक्टिसिंग आप रहोगे इसके लिए। आप प्रैक्टिसिंग यानी क्या? प्रैक्टिसिंग यानी आपको जॉब लगे। आप जॉब के लिए गए, जॉब के लिए गए तो वहां पे जॉब में आपको काम रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो आपको कुछ डायग्राम्स रहेंगे और आपको बनाना पड़ेगा। डायग्राम्स रहेंगे, आप पहले प्रिपेयर करोगे डायग्राम्स, ओके, ड्रॉ करोगे पहले आप मैप पे, और बाद में आप कंस्ट्रक्शन करोगे। तो उसके बीच में आपको ये सॉम सब्जेक्ट बहुत काम का है, जहां पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आएगा। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ द बीम एंड कॉलम्स। जहां पे ज्यादा मोमेंट वहां पे ज्यादा बड़ा साइज का बीम, सीधा सीधा ऐसे ही पकड़ो। जहां पे ज्यादा शेयर फोर्स वहां पे ज्यादा साइज का आपका कॉलम और बीम ये रहेगा। तो ये चीज आपको यहां से ही पकड़ के जानी है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान रहने को, ये गलत होने को ही नहीं होना। ओके, दैट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। डिप्लोमा वाले ज्वाइन करेंगे ना आपको, वो इसमें आपको बहुत ये करेंगे, क्योंकि उनका डिप्लोमा में बहुत अच्छा टॉपिक ये रहता है, बहुत अच्छे से होके रहता है, क्योंकि 2 साल वो डिप्लोमा में शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट के साथ खेलते रहते हैं। अभी यहाँ पे आपको 16 मार्क्स के लिए आएगा ये, लेकिन लेकिन नेक्स्ट जब आपका रहेगा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कब आ जाएगा इसका बाद, ओके, सॉम का बाद 4th सेम में। तो 4th सेम के लिए जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस आएगा, ओके, या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस करके रहता है, या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दोनों भी एक ही है। तो तब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इट इज 0 मार्क्स, और हर प्रॉब्लम में आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। So that's why it is very important. Okay. Next unit number 3. Bending stresses and shear stresses. बेंडिंग, जब आपको बेंडिंग मोमेंट आएगा तभी आप बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल पाओगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड shear stresses. Stresses in beam. कहां पे? बीम में, फ्रेम में। तो जनरली वी आस्क फॉर द बीम ओनली, दे आस्क फॉर बीम ओनली, ओके, दे आस्क फॉर बीम ओनली कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या आ रहा बीम में। तो सबसे पहले आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पता रहने को ना, बाद में आप बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल पाओगे, बाद में आप बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल पाओगे। ओके, नेक्स्ट इट इज यूनिट 4। यूनिट 4 ये बेंडिंग स्ट्रेसेस शेयर स्ट्रेसेस आपको नेक्स्ट ईयर में बहुत काम में आएगा जब आप आरसीसी डिजाइन करेंगे। आरसीसी डिजाइन यानी क्या? रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन। अब रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी क्या? कंक्रीट के घर जो आप बनाते हो, कंक्रीट के कॉलम रहते, कंक्रीट का बीम रहता, कंक्रीट का स्लैब रहता, कंक्रीट का फुटिंग रहता, तो ये सब कुछ जो आप बनाते हो इसके लिए ये बेंडिंग स्ट्रेसेस दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके ही ऊपर से आपके साइजेस निकलेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एसएफडी बीएमडी इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली दैट इज रिलेटेड। इसीलिए मैं बोल रहा कि आप सिविल इंजीनियर में जब तक प्रैक्टिसिंग करोगे, यानी जब तक आप जॉब पे रहोगे या फिर जब तक आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए सेवा देते रहोगे लोगों को, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ओके, तो इसीलिए अभी से ही अच्छा होना। बाद में कैसे होता कि नहीं समझता, फिर प्रॉब्लम्स आती, फिर लोग स्ट्रक्चर छोड़ देते और फिर बैंक के पीछे पड़ते, बैंकिंग वैंकिंग के जॉब्स करते। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स कुछ अलग अलग जॉब्स कर रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उनको सिविल इंजीनियरिंग आती नहीं, दैट्स व्हाई। लेकिन अपने को ऐसी नहीं करना। अपने सिविल इंजीनियरिंग चूज की ना, हम सिविल इंजीनियरिंग में जाएंगे। बहुत इंजॉयमेंट वाला सब्जेक्ट है ये, आप इंजॉय करोगे इसमें। बाकी लोग बोलते टफ है, कोई भी टफ नहीं, इंजॉयमेंट वाला चैप्टर, इंजॉयमेंट है इसमें। कैसी है मैं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट इट इज फोर्थ इट इज डिफ्लेक्शन इन बीम। डिफ्लेक्शन in beam, frame and truss.
ट्रसेस के बारे में आपको पता होगा, ट्रसेस के बारे में आपको पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा आपको ट्रसेस के बारे में। ट्रस यानी स्टील स्ट्रक्चर, आपके ब्रिजेस जो रहते हैं स्टील स्ट्रक्चर ब्रिजेस, तो आप बोलेंगे सर स्टील स्ट्रक्चर ब्रिज, लोहा ब्रिज नागपूर का, लोहा पुलच्या खालून आपण जातो असं म्हणतो ना मराठी, ओके, लोहा पुल के नीचे से आप जाते होंगे, आप बोलते हैं ना दिस इज स्टील स्ट्रक्चर, दैट ट्रसेस, ट्रसेस के इससे वो बनाया गया। अब ट्रसेस ये वर्ड आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सुना होगा, ओके, सुना होगा, तो वही इसका भी डिफ्लेक्शंस आपको फोर्थ यूनिट में निकालना, बट जनरली दे आस्क एंड दे गो फॉर बीम। बट जब मैं इसकी बात करूंगा, क्या की बात, गेट की बात करूंगा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूंगा, दे आस्क ट्रसेस आल्सो, ओके, डिफ्लेक्शन इन ट्रसेस आल्सो, तो हम ले लेंगे, सिंपली है, पहले बीम लेंगे बाद में इसके ऊपर भी जाएंगे, ओके। सो अगेन सेम थिंग, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 16 मार्क्स, 16 मार्क्स, सब क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, एक एक क्वेश्चन यानी 8-8 मिनट के लिए रहेगा, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, या फिर 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, ऐसे भी रह सकता है, 10 मार्क्स इट इज क्वेश्चन, 6 मार्क्स इट इज थ्योरी, ऐसे रह सकता, नॉट डिफाइंड इट, ओके। नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 7 and question number 8, it is for deflection, 16 marks and 16 marks। ये मैं काय के लिए बोल रहा हूं, जब आपका ऑफलाइन पेपर रहेगा तब का यूनिट, यानी तब ऐसी पेपर सेट होगा आपका, ऑफलाइन पेपर रहेगा तो कन्वेंशनल पेपर आप लिख के दोगे, ऑब्जेक्टिव नहीं, कन्वेंशनल पेपर रहेगा तब का ये सिलेबस है, तब का ये यूनिट्स है। सो आपके अभी 4 यूनिट हो गया, लास्ट यूनिट यूनिट 5, सबसे सिंपल और सबसे अच्छा और सबसे छोटे प्रॉब्लम्स, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, टॉर्शन, टॉर्शन, ओके, सबसे कम सिलेबस, पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू आंसर्स। लेकिन क्या है टॉर्शन और क्यों पढ़ रहे हैं? जब भी मैं एक बीम के साथ दूसरा बीम कनेक्ट करता हूं, जब मेरा बीम्स रहते हैं, 2 बीम्स रहते हैं एट लाइक दिस, तो यहाँ पे जो भी मोमेंट, फोर्स की वजह से मोमेंट आएगा, तो ये जो बीम रहेगा, दैट बीम, ओके, वो बीम को ऐसे घुमाएगा, ये घुमाएगा इसके एक्सिस पे घुमाएगा। आप बोलेंगे सर एक्सिस यानी क्या है? एक्सिस यानी ये लेंथ पकड़ो, लेंथ यानी इसकी एक्सिस है, सीधी सीधी बात, कोई भी इसकी एक्सिस यानी उसकी लेंथ, आपकी एक्सिस यानी आपका वर्टिकली आपकी एक्सिस होगी, वर्टिकल यानी आपका एक्सिस होगी, यानी आपके पैर से लेके आपके सर तक ये टोटल आपकी एक्सिस होगी, ओके। उसी तरह ये जो बीम है, बीम का एक लेंथ यानी उसकी एक्सिस होगी, ओके, सिंपल, पूरे बेसिक के साथ जाना है आपको। मुझे पता है आपका कोई भी बेसिक नहीं है, मैं ऐसी कंसीडर करके चल रहा हूं, ओके, लेकिन मुझे देखना है और मुझे आपको बताना है, आपको अगर कोई भी इसमें लिटिल डाउट भी रहा, आस्क मी, डायरेक्टली आस्क मी, ओके, बेझिझक पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लेना, ओके। सो ये एक्सिस ऑफ द बीम रहेगा, एक्सिस ऑफ द बीम का, ये एक्सिस ऑफ द बीम इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द बीम पे कुछ ना कुछ रोटेशन आएगा, तो ये एक्सिस पे टॉर्शन लगाएगा, तो ये अपने को सीखना है, आप बहुत इजी है, खतरनाक इजी, ओके। सो दिस इज द चैप्टर्स। अब ये चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है असल में, 5 चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसएफडी पीएमडी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहेगा काय के लिए, 16 मार्क्स के लिए, सब आपके 16 मार्क्स के ही रहेंगे। और इसमें 16 मार्क्स में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9A, दैट इज 8 मार्क्स और 6 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 9B इट इज प्रॉब्लम यानी फॉर्मूलेज आपको यूज करना पड़ेगा और वो आपको पुट करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर
सॉलिड मैकेनिक्स मैं क्यों सीख रहा हूं? मैंने आपको सिलेबस लिखते लिखते ही बता दिया कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा लास्ट मरते दम तक। तो जो भी मटेरियल मैं यूज करूंगा मेरे कंस्ट्रक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर और वुडन स्ट्रक्चर यही यूज नहीं करने वाले हो, इसके सामने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप यूज करने वाले। कंक्रीट, स्टील, वुडन। मैं वुडन की बात क्यों कर रहा हूं? वुडन स्ट्रक्चर यूज्ड इन यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज, वहां पे वुडन स्ट्रक्चर यूज होता है। दैट्स व्हाई अपने को वुड भी कंसीडर करके चलना है। सिर्फ इंडिया के लिए हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे क्या? नहीं है। आपको अगर यूरोप में पैकेज मिल रहा है तो आप ना बोलोगे क्या? नहीं, आप हाँ ही बोलोगे। अगर आपको अच्छे से पैकेज मिल रहा है 2-3 साल के लिए, वहां पे जाके घूम के आके आप इधर अगर आके बैठ गए तो आपको यहाँ पे उससे ज्यादा पैकेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे जॉब करके एक्सपीरियंस लेके आए। तो इसलिए वुडन का भी देखना। तो सबसे पहले आपको पता तो रहने को ना कि ये जो हम सीख यानी हम यूज करने वाले हैं, कंक्रीट यूज करने वाले हैं, स्टील यूज करने वाले हैं, वुडन यूज करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है यानी ये कैसी डील करता है लोड के साथ। अब आप बोलेंगे लोड, ये क्या हुआ? लोड यानी उसका सल्फेट, और हम उसको यूज करेंगे, उसके ऊपर हम फर्नीचर रखेंगे, मैं खुद जाऊंगा तो मेरा भी लोड रहेगा, तो हम सब पार्टी करेंगे, वहां पे डांस करेंगे तो वो भी वाइब्रेटिंग लोड रहेगा। हम गाड़ी चलाएंगे ब्रिज के ऊपर तो ब्रिज के ऊपर मूविंग लोड लगेगा। तो ये सब लोड्स को कंसीडर करके उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आते हैं और वो फोर्सेस के वजह से क्या क्या स्ट्रेसेस, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन एंड डिफ्लेक्शंस क्या आता है, ये सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? डिफ्लेक्शन अगर आ गया, कोई भी स्ट्रक्चर को डिफ्लेक्शन अगर आ गया, दैट पेन, पेन को डिफ्लेक्शन अगर आ गया, सॉरी 1 मिनट, ये पेन मोड़ने वाली नहीं है, दिस पेन, दिस 3 रुपीज पेन, ओके, यूज एंड थ्रो पेन, इसके ऊपर मैं लोड लगा रहा, लोड लगा रहा, डिफ्लेक्ट हो रहा, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या आपको? लोड लगा रहा, लोड लगा रहा, लोड लगा रहा, डिफ्लेक्ट हो गई, स्ट्रेट 3 डिफ्लेक्ट हो गई। अब क्यों डिफ्लेक्ट हो गई और कौन से लोड पे डिफ्लेक्ट हो गई ये भी निकालना पड़ेगा। अगर आपका ब्रिज ब्रिज स्ट्रेट था और इस तरह हो गया तो गवर्नमेंट और बाकी के लोग आपको क्या बोलेंगे? खुद ही समझ लो, रिकॉर्डेड है, मैं बात नहीं करता, नहीं मैं गालियां नहीं दे सकता, लेकिन आपको वो सीरियसली गालियां देंगे। कैसी ब्रिज बना रहे वाह सिविल इंजीनियर ने कि ये ऐसी डिफ्लेक्ट हो गया, ऑब्वियसली गालियां देंगे। तो इसके लिए आपको क्या होने को ना, आपको वो मटेरियल की स्ट्रेंथ पता रहने को होना जो भी हम यूज करने वाले हैं और उसके ऊपर कितना लोड आने वाला है ये भी आपको कैलकुलेट करने को। लोड, लोड मैंने अभी बताया कि ब्रिज अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो मूविंग लोड आएगा, ट्रक जाएंगे, व्हीकल्स जाएंगे, टू व्हीलर जाएंगे, पैदल भी लोग जाएंगे, ओके, तो उन सबका लोड आएगा। वो लोड सस्टेन करने को ना, इसके लिए आपको पहले जो मटेरियल आप ब्रिज में यूज कर रहे हैं या फिर एनी स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ आपको पता रहने को। स्ट्रेंथ यानी क्या? यानी वो कितना लोड बियर कर सकता है। स्ट्रेंथ यानी क्या? वो कितना लोड बियर कर सकता है ये आपको पता रहने को। अब वो कितना लोड बियर कर सकता है इसके लिए आपको स्ट्रेसेस वो कितना लेता है ये आपको पता रहने को। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 5,000 देता, आप 2 लड़कों को 2 हाथ में उठा के जाओ। अब लड़कों की एज मैंने डिफाइन नहीं, तो स्मार्ट पीपल्स क्या करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे लेंगे, 2 हाथ में उठाएंगे, चले जाएंगे, सर 5,000 दो, किसी बोल देंगे। नहीं, मैं एज भी डिफाइन कर देता। आप 20 साल के 2 लड़के रहेंगे, उनको आप उठा के लेके चले जाओ, 20 साल से 40 साल तक के, उनका नॉर्मल वेट 45 प्लस ही रहेगा, हड्डी भी रहेगा तो भी 45 प्लस ही रहेगा। 45 प्लस 8 आप उठा के लेके जाओगे, आपके हाथ
अगर बहुत सारा बॉडी बिल्डर है तो लेके भी जाएगा, नहीं पता बाबा, हो भी सकता है, लेकिन बॉडी बिल्डर लेके जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल पीपल है, जो कभी जिम नहीं गया, या फिर गर्ल्स है जो जिम नहीं गए, वो उठा के लेके जाएंगे क्या? उठा पाएंगे क्या? गाइस आई एम आस्किंग टू यू, ओके, उठा पाएंगे क्या? ऑब्वियसली नो, यस ऑब्वियसली नो, नहीं उठा पाएंगे। सो नहीं उठा पाएंगे यानी क्या है कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है बाबा। अगर उनको ये बोला कि मैं, आप क्या करो, 2 डब्बे उठा के ले जाओ, 2-2 किलो वाले, ऑब्वियसली उठा के ले जाएंगे, कोई भी उठा के ले जाएगा, तो उनकी स्ट्रेंथ है। उनकी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि वो 40-40 किलो वाले 2 हाथ में लेके जाएंगे, वो स्ट्रेंथ नहीं है उनकी। उनकी स्ट्रेंथ ये है कि 2-2, 5-5 किलो वाले वो आराम से उठा के लेके चले जाएंगे। सो उसी तरह स्ट्रक्चर की भी स्ट्रेंथ है। जो भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी भी एक स्ट्रेंथ रहेगी। तो वो स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहा हूं, ऑब्वियसली। समझे क्या अभी? अभी कोई डाउट क्यों पढ़ रहे करके? गाइस आप बता सकते, पूछ सकते क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों हम कर रहे हैं, आप 100% पूछ सकते, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आपके हर एक क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हूं, नो डाउट। ओके ओके, नाइस। तो अभी इंटरेस्टिंग के साथ चालू करना है, इसीलिए मैं फर्स्ट ये आपको स्टार्ट कर देता, लेकिन इसके पहले मैं आपका इसका इंपॉर्टेंस, यानी ये एसएम का इंपॉर्टेंस, मैं आपको गेट में कितना कितने मार्क्स के लिए पूछता है, ईएसी में कितने मार्क्स के लिए पूछता है, ये भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओके, आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो 80 मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब ये अगर आप पूछोगे कि ये गेट यानी क्या है, गेट यानी एक एग्जाम है। गेट यानी आपको सबको पता है कि मेरा मेन गेट है, तो डिग्री के बाद भी एक गेट है कि आपको बहुत सारे वे वो खोल लेंगे। आप क्लोज बंद हो आपके डिग्री के इसमें, यानी आपके कॉलेज में, और आपको अगर बहुत सारे वेज ढूंढना है, बहुत सारे रास्तों पे आपको चलना है, तो आपको गेट क्रैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने गेट क्रैक कर लिया तो आप एमटेक कर सकते हैं एनआईटीज और आईआईटीज में, सबसे पहली चीज। ओके, एमटेक कर सकते हैं एनआईटीज और आईआईटीज में। दूसरी बात, आप गेट अगर आपने क्रैक कर लिया, गेट अगर आपने क्रैक कर लिया और आपको, आप अंडर ऑल इंडिया रैंकिंग 1000 के बिलो, 1000 के बिलो, आई एम सेइंग 1000 के बिलो, तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलता सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे आपको डायरेक्टली जॉब मिलता है, लाइक कोल इंडिया में, लाइक नवरत्न कंपनीज, सेल भेल, ओके, सेल में, भेल में, ऐसे आपको 29 गवर्नमेंट कंपनीज है, वहां पे आपको डायरेक्टली जॉब मिलता है गेट के थ्रू। लेकिन आपको एक ही ये है, आपको 1000 के बिलो रैंकिंग लानी पड़ती है, 1000 के बिलो आपको रैंकिंग लानी पड़ती है, ओके, अंडर 1000। तो उसके लिए क्या रहता है, वो 100 मार्क का पेपर रहता है। 100 मार्क के पेपर में 72 मार्क्स सिविल इंजीनियरिंग रहता है, एंड 28 मार्क्स आपका इंग्लिश, आपका करंट अफेयर, सॉरी गलती से करंट अफेयर निकल गया, इंग्लिश, आपका रीजनिंग, ओके, एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये आपका 15 मार्क्स के लिए रहता है, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग 15 मार्क्स, एंड बचे वाले अभी 13 मार्क्स मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, M1 M2 M3 मिला के आपको 13 मार्क्स के लिए रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ साउंड, ये आपको रहता है 72 मार्क्स में, जो भी 72 मार्क्स है, वो 72 मार्क्स में आपको ये रहता है 8 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स के लिए रहता है। अब 8 मार्क्स में इसका सबसे ज्यादा काम है गेट में, गेट में 8 मार्क्स के लिए रहता है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर इसका कहीं रहता होगा तो ये 2 चैप्टर में रहता है, एसएफडी बीएमडी एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, मैक्सिमम वेटेज।
एंड देन लास्ट दिस। आप बोलेंगे इसको लिंकलेट कर दिया, नो, मैं वेटेज के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये फिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, एसएफडी बीएमडी एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस शियर स्ट्रेसेस। कपल क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का 101%। एंड देन नेक्स्ट इट इज टॉर्शन, टॉर्शन के ऊपर 100% क्वेश्चन रहेगा। डिफ्लेक्शन कपल विद द एसएफडी बीएमडी एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आल्सो, ये भी रह सकता है। ओके, तो ये कपल्ड क्वेश्चन रह सकता है। तो 4 मार्क्स तो आपके यहाँ पे हो गए। हाँ, अभी आपने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस ये यहाँ पे मिस है, जो आपको गेट में पढ़ना पड़ता है, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया गया है, इसीलिए नहीं है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस इज आल्सो अ मेन पार्ट ऑफ गेट सिलेबस एंड ईएसी सिलेबस। अब गेट के बारे में मैंने बता दिया, अब ईएसी के बारे में भी सुन लो। ईएसी यानी क्या? ईएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ईएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, हाँ, एनी क्वेश्चंस प्लीज पूछ सकते हैं, प्लीज। हैंड राइज किया है, एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, बिंदास, नो डाउट। ओके, यूपीएससी में ये सब्जेक्ट ऑप्शनल में आएगा सर? नो, यूपीएससी अगर आप देते हो तो यूपीएससी में आप सिविल इंजीनियर, ये देखो आपको सबसे पहले यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी है, 2 सर्विसेज है। वैसे तो बहुत सारे सर्विसेज है, आप इकोनॉमिकल सर्विसेज भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी वहां पे पढ़ाई नहीं है। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, तब आप सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले सकते हैं। ओके, सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले सकते, लेकिन नहीं लेना, बहुत बड़ा सिलेबस है बाबा, नहीं होगा। अगर आपका एम आईएएस है तो आईएएस, अगर आपका एम इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप कलेक्टर बन सकते हैं, सीधी सीधी बात, आप कलेक्टर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप आर्मी का जो इंजीनियरिंग विंग रहता है उसका हेड बन सकते हैं। एयर यानी जो भी एयर इंडिया रहता, एयर इंडिया यानी अपना एयरफोर्स का इंजीनियरिंग विंग का भी हेड बन सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, उसका भी एक हेड बन सकते हैं आप। हेड यानी हेड ऑफ पोस्ट, जो आपका मेन पोस्ट रहेगा वो ईएसी के थ्रू लगेगा। ओके, ईएसी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, अंडर बाय यूपीएससी, यूपीएससी के अंडर में रहेगा, ऑप्शनल नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ऑप्शनल कहां पे? आईएएस, आईएएस में आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने मार्क्स है? एनी डाउट अबाउट? अभी अभी आपका कोई डाउट है? हाँ, गेट और ईएसी बोथ आर द इंपॉर्टेंट अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो। गेट एंड ईएसी, आप एक का क्वेश्चन है कि गेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ईएसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गेट एंड ईएसी बोथ आर द इंपॉर्टेंट। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन ईएसी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, लिटिल बिट मोर। गेट का सिलेबस बहुत इजी है, आप इजीली गेट क्रैक कर सकते हैं। मैं 101% गारंटी देता आप इजीली गेट क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मेरे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इन एनआईटीज एंड आईआईटीज, ओके, इजीली विदाउट टेंशन। ओके, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अन अकेडमी देखते, जो एस में जाते, जो मेडिसिन में जाते, वो पूरे सब्जेक्ट के पीछे भागते, पूरे सिलेबस के पीछे भागते, 2-3 साल लेके बैठते और बाद में जाते। मेरे स्टूडेंट्स ऑनगोइंग कोर्सेस यानी ऑनगोइंग डिग्री कोर्स करके ही डायरेक्टली लगते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ ईयर वेस्ट ना करते हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्या पूछते हो, क्या नहीं पूछते, क्या पढ़ाना है और किस तरह पढ़ाना है, ये पता है। इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली पहुंचा सकता, गेट एंड ईएससी आल्सो। ओके, वो बात अलग है। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस की बात की, तो गेट के थ्रू आप नवरत्न कंपनीज, महारत्न कंपनीज, यहाँ पे आप डायरेक्टली जॉब ले सकते हो, दैट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। यूपीएससी थ्रू भी आप जा सकते हो, तो ये भी
अंडर गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। अब गेट में आपको मैंने बता दिया 8 मार्क्स के लिए है। ईएसी में ये सब्जेक्ट्स आपको 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए आपको कहां पे है, ये सब्जेक्ट आपको 20 मार्क्स के लिए प्री में है, 20 मार्क्स मिनिमम। मेंस में आपको सेम सब्जेक्ट प्री में 300 मार्क का टोटल सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहता है, वो 300 मार्क्स में से 20 मार्क्स मिनिमम है, 20 to 30 मार्क्स तक ये पूछता है। ओके, मिक्स विद द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, सो 20 मार्क्स के लिए वहां पे है। ओके, मेंस में जब मेंस रहती है, कन्वेंशनल रहती है मेंस, कन्वेंशनल में ये एसएफडी बीएमडी एंड ईएससी आल्सो, ईएससी में भी सेम 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सिलेबस में नहीं। ओके, नेक्स्ट इट इज के आपको, और यानी मेंस में अगर हम जाएंगे तो मेंस में भी ये सब्जेक्ट्स मेंस में कैसे रहता है कि 200 मार्क के 2 पेपर रहते हैं कन्वेंशनल। सो 2, यानी जब प्री आपकी क्रैक होगी तभी आप मेंस दे पाओगे। अब एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो एग्जाम के बारे में बात किया तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं आपको बाद में एग्जाम के बारे में भी बता दूंगा कि एग्जाम कैसी रहती है और किस तरह आप दे सकते हैं, फाइनल ईयर में दे सकते हैं। गेट आप 3rd ईयर में ही अपेयर, यानी 3rd ईयर आप जैसे चले जाओगे नेक्स्ट ईयर में आप गेट दे पाओगे। ओके, ईएससी के लिए आपको फाइनल ईयर अपेयर होना जरूरी है। 7 सेम जब आप अपेयर होंगे तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनवरी में एग्जाम रहती है, एवरी जनवरी दैट इज एग्जाम। अब इस वजह ये 2022 में फेब में एग्जाम है कोविड की वजह से, नहीं तो जान में एग्जाम रहती है, जान फर्स्ट वीक में एग्जाम रहती है। ओके, जान फर्स्ट वीक संडे फिक्स रहता है। ओके, सो इसके मेंस में ये सब्जेक्ट रहेगा 200 आउट ऑफ, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पे 200 आउट ऑफ 40 मार्क्स मेंस में, सॉरी दैट इज पी। सो मेंस में ये आपका सब्जेक्ट 40 मार्क्स के लिए, यानी देखो इंपॉर्टेंट कितना है, गेट में 8 मार्क्स, ईएससी में 40 मार्क्स, मेंस में 40 मार्क्स। अब अगेन अब आते हैं एमपीएससी पे। एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, मैक्सिमम पीपल्स का ये भी एक सपना होगा कि एमपीएससी भी मुझे प्रिपरेशन करना है, तो एमपीएससी में भी सिविल इंजीनियरिंग विंग रहती है और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग रहती है, प्लीज वहां पे आप डिफर करना। ओके, दोनों भी अलग अलग है, तो मैं इंजीनियरिंग विंग के लिए ही बात कर रहा हूँ। ओके, इंजीनियरिंग विंग से आप पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में एंड अलग सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप लग सकते हैं। ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप नहीं सॉरी नॉट अ कलेक्टर, वाइस कलेक्टर रहेगा, वाइस कलेक्टर हो गया, बाद में बाकी के जो नीचे वाले जो भी आपके यानी पद है वहां पे आप लग सकते हैं। ओके, सो एमपीएससी में उसके भी मेंस में ही, प्री में नहीं है सिलेबस, अभी एमपीएससी के प्री में ये सिलेबस नहीं है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ, आप जब पास आउट हो जाएंगे वो सिलेबस में मेंस में ही ये रहेगा। तो मेंस में ये सब्जेक्ट्स आपको रहेगा, फॉर्म सब्जेक्ट आपको रहेगा 20 मार्क्स के लिए। ओके, दिस 40 मार्क्स कपल्ड विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हाँ प्लीज, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अलग 20 मार्क के लिए अलग रहे, है ना, ये कपल्ड है करके मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कपल्ड है फॉर्म के साथ ईएससी में, इसीलिए मैं 40 मार्क बोल रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे भी 20-20 है। ओके, लेकिन कपल्ड क्वेश्चन रहता है, यानी मिक्स रहता है, फ्रिक्शन के साथ आपको मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो मिक्स में आप मैं कंसीडर करता हूँ दिस इज द मैकेनिक्स क्वेश्चन, तो मैकेनिक्स में सॉलिड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन रहेगा। ओके, सो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एमपीएससी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अलग करके रहेगा, यहाँ पे भी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, एमपीएससी में महाराष्ट्र स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए भी वैसे ही रहता, पीएससी रहती है। अब बात होगी इसकी पूरी पूरी बात, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो पूछ सकते हैं। विच नॉट दैट इजी प्लीज, कौन बोल रहा इजी नहीं है, क्या इजी नहीं है एक्चुअली? हाँ, गेट, गेट इट इज वेरी इजी गाइस, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट। ओके, आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। जिस बंदे को फॉर्मूले जल्दी याद हो जाते उसके लिए गेट चिल्लर है, गेट निकाल लेगा।
मैं गेट 2013 से दे रहा हूँ। 13 में मेरी डिग्री हुई, आई एम पास आउट इन 13। मैं ऐसी फालतू फालतू में चले गया, दे के आ गया, कोई पढ़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, दे के आ गया। गेट में नियर अबाउटली मुझे 21 के आसपास मार्क थे, तब 24 का कट ऑफ था, ऐसी ऐसी दे के आ गया, क्योंकि मुझे फाइनल ईयर का कुछ तो भी आता था, उसकी वजह से मेरा आगे, और मैथमेटिक्स भी आता था और सम एप्टीट्यूड रीजनिंग भी आता था, क्योंकि तब प्लेसमेंट भी आ रहे थे। इसलिए अगर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा हो जाए, एंड उसके साथ आपके 3 सब्जेक्ट्स में, अब मैं 3 सब्जेक्ट, ये की पॉइंट है गेट के, ये भी मैं बता दे रहा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको नेक्स्ट सेम में आएगा, ओके, ये सेम में नहीं है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो ये सेम में है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 एंड 2, 1 आपको ये सेम में है, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 एंड 2, एंड नेक्स्ट इट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो नेक्स्ट सेम में है। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 एंड 2, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1 एंड 2, ये 3 सब्जेक्ट्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये अगर आपका अच्छा है 101% आप गेट क्रैक कर लोगे। गेट क्रैक हो जाने के बाद एडमिशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बराबर करा के दे दूंगा। एनआईटीज में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एनआईटीज आईआईटीज में है अभी, सो हो जाएंगे। तो इसलिए आप गेट को बहुत टफ है एग्जाम मत समझना, दैट इज वेरी इजी। जब हम इंजीनियरिंग के साथ खेलेंगे, इंजीनियरिंग के साथ खेलते खेलते सीखेंगे, तब आपको गेट इजी लगेगा। अगर आप इंजीनियरिंग को हार्ड समझोगे, अगर आप समझोगे कि मेरे बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं गेट क्रैक नहीं कर सकता, दैट इज रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। बेसिक्स आपके टीचर से, मेरे कभी कभी बेसिक्स में मैं भी गलत कर सकता हूं, ओके। तो बेसिक्स क्लियर रहना, यानी एवरी बेसिक्स क्लियर रहना सबका नहीं रहता। 90% बेसिक्स आपके टीचर्स के भी क्लियर रहेंगे, 10% बेसिक्स में वो भी कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ नॉट रिपीटिंग द सब्जेक्ट्स, रिपीटिंग्स नहीं रहते इसलिए। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, आपने अभी अभी एंट्री की है इंजीनियरिंग में, ऐसी समझ लो सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप बिंदास होके अच्छे से समझ के आप करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि समझ के आप इंजीनियरिंग का मजा लोगे तो ही आपको समझेगा। अगर हम मजा लेते नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो बहुत गलत होगा आपके साथ, जो हमारे साथ भी हुआ था इंजीनियरिंग। लेकिन एक सर थे जो हमारे साथ भी नहीं हुआ था, हम पास आउट इन केडी के गाइस, ओके। तो केडी के में भी एक सर थे हमको, जो हमको सॉम जैसे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट पढ़ाते थे, बहुत नॉन वेजिटेरियन में लेके जाते थे, समझ सकते हो। तो हमको इजीली समझ जाता था, इजीली समझ जाता था, तो मैं भी आपको इजीली समझाऊंगा। दैट्स व्हाई आप बहुत बिना टेंशन लेके पढ़ना। एसएफडी बीएमडी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मैं टाइमिंग देख रहा, दैट इज 7:15 मैं स्टार्ट करूंगा। अगेन आई हैव मुझे 20-25 मिनट जाएंगे, तो मुझे टाइम नहीं खाना, 40 मिनट्स का लेक्चर अपने को लेना है, ज्यादा नहीं जाना है अपने को डिप में। तो आपके दिमाग में अगर इसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, मैं पैटर्न अगर बताना है तो मैं बता सकता, 5 मिनट मेरे पास है, 5 मिनट में मैं खत्म कर सकता है इसको। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन एसएफडी बीएमडी स्टार्ट कर देंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए पहले अपन वही स्टार्ट करेंगे, और पहले मैं वही फ्री में आपको पढ़ा दूंगा, कुछ उसके वीडियोस गाइस, दैट्स इंपॉर्टेंट है ना, कुछ लेक्चर्स, ओके। सो आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं प्लीज गाइस, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर हम गेट कितने बार दे सकते हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, मैं अभी भी दे रहा हूँ, माय लास्ट स्कोर इज 62 आउट ऑफ 100, ओके। मैं अभी भी दे रहा हूँ, कोई इसमें लिमिट नहीं है। हाँ, अगर आपको पीएसयूज क्रैक करना है, पीएसयूज में आपको अगर जॉब करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको 80 अबोव मार्क्स होना। मैं क्यों दे रहा हूं? जब तक मेरा गेट निकलते रहेगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा एम है, दैट्स व्हाई मैं गेट दे रहा हूं। मेरा कुछ ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मुझे यानी यही चाहिए, यानी पीएसयू ही चाहिए। हाँ, पीएसयू के लिए एज लिमिट है, पीएसयू के लिए एज लिमिट है 28-29, यानी एज ऑफ 28, आपका जब एज हो जाएगा 28-29, उसके बाद आप पीएसयू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। गेट के लिए कोई लिमिट नहीं है, गेट आप दे ही सकते। उसका फायदा क्या है, देने का फायदा क्या है? देने का फायदा यह है कि गेट के थ्रू आप
नॉन पीएसयू कंपनी जो भी रहती है, जैसे कि नेरी, अगर मुझे अभी भी नेरी ज्वाइन करना है तो मैं कर सकता, मुझे अभी भी एमटेक के लिए जाना है या फिर पीएचडी के लिए जाना है तो मैं कर सकता। तो मेरे पास एक एंट्रेंस एग्जाम का एक कार्ड रहता है, वैलिड कार्ड के, उसके थ्रू मैं कहीं पे भी, मुझे अगर जॉब भी करना है तो मैं कर सकता, जॉब भी ज्वाइन, मेरा मेरा अगर सेटअप मेरा खराब हो गया, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरा सब खराब हो गया, मेरा मुझे जॉब करना है, मुझे सेटल लाइफ जीना है, तो मैं जॉब के लिए जा सकता कभी भी गेट में। तो दैट्स वाई नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। पहले बहुत रूमर्स फैला गया कि सिर्फ 5 बार गेट दे सकते हैं, नहीं है बिल्कुल भी। आप थर्ड ईयर से गेट देना चालू कर दो, आप मरते दम तक गेट दे सकते हैं। दूसरी बात, ईएससी और एमपीएससी के लिए भी लिमिट्स नहीं है, इंजीनियरिंग विंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के लिए लिमिट्स है। ओके, दैट देयर इज अ लिमिट्स, 1 मिनट गाइस, सॉरी। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के लिए लिमिट्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के लिए 5 and 6 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, 5 से 6 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने एग्जाम्स दी नहीं। ईसी के लिए और एमपीएससी के लिए कोई भी लिमिट्स नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ईसी के थोड़ा सिलेबस ज्यादा रहता है, एमपीएससी का भी थोड़ा सिलेबस ज्यादा रहता है, गेट का सबसे कम रहता है। आप गेट के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो ईसी और एमपीएससी का एग्जाम आप आराम से दे पाओगे विद द एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड अभी से आप स्टार्ट करो, अभी से आप आर एस अग्रवाल लेके आओ, आर एस अग्रवाल लेके आप थोड़ा 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 करना चालू कर दो। कोई क्लासेस, कोई कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, 100% आप सेल्फ कर सकते हैं इसको। एनी क्वेश्चन गाइस? अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, फॉर दैट ऑल्सो एंड फॉर दैट ऑल्सो, आपको अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है अभी से गोल आप आपका तैयार करके रखो। मैं 5-6 दिन में आपको पूछ लूंगा कि आपका गोल क्या है। बहुत कुछ कर सकते हैं आप इंजीनियरिंग के बाद। ओके, सो आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि मोटा मोटा आप तैयार कर लो कि आपको गोल आपका सेट करना है तो आपको आर्मी में जाना है। मैक्सिमम पीपल का वो सपना नहीं रहता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको आर्मी में जाना है, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, आपको खुद की कंसल्टेंसी डालना है, लाइक मी, मैं सीड कंसल्टेंसी, सिविल इंजीनियरिंग एनालिसिस डिजाइन कंसल्टेंसी। ओके, आपको खुद की कंसल्टेंसी डालना है, कंसल्टेंसी में आपको लोगों की सेवा करना है, सेवा करना है उनको सर्विस देना। आपको प्राइवेट में जॉब करना है अच्छी, इस पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आराम वाला जॉब चाहिए, विदाउट काम वाला, वो भी है। ओके, इरिगेशन, लाइक इरिगेशन, वाटर डिपार्टमेंट, आराम वाला जॉब। तो सबसे पहले आपके लिए गोल सेट करो आप कि आपको करना क्या है, और वो गोल सेट करने के बाद आप ये सेट करो कि आपको स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स के में जाना है या नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स में जाना है, वो भी आप सेट करके रखो। अगर आपको स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट समझ में आएंगे इसके बाद तो आप स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स के लिए जाओगे, नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट समझ में आएंगे तो नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स यानी क्या? नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स यानी जीटी, एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, दैट आर नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स। स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स यानी जो मैकेनिक्स के टर्म्स में आते हैं, दैट आर द स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट, दैट इज एसएम। तो ये भी आप गोल सेट करके रखो पहले कि मुझे मोटा मोटा क्या करना है, तो ये बेटर रहेगा। और सेकंड ईयर से गोल सेट करना, इट इज वेरी बेस्ट। एंड एक चीज याद रखो, आप कोई भी गोल सेट करोगे तो उसमें गेट आएगा, क्योंकि गेट दरवाजे खोलता है। ओके, इंजीनियरिंग के बाद के दरवाजे खोलता है। ओके गाइस, अगेन बुक्स फॉर एप्टीट्यूड, book for aptitude, it is R.S. Agrawal, R.S. Agrawal, R.S. Agrawal आप ले लो। ओके, दैट इज बेस्ट बुक नाउ। ओके, अगेन लूसेंट भी आप लेके पढ़ सकते जीके के लिए, जो आपको यहाँ दोनों के लिए काम में आएगा, लेकिन अभी से नहीं, वो फाइनल ईयर में पढ़ना। ओके, अभी से नहीं पढ़ना। लूसेंट जो रहेगा जीके के लिए आप फाइनल ईयर से पढ़ना चालू कर सकते हैं, अगर आपके ये दो एम रहेगी तो, नहीं तो फालतू में नहीं पढ़ने का। अगर ये दो एम नहीं है, यूपीएससी और एमपीएससी, तो नहीं पढ़ने का। ओके, तो सिर्फ आर एस अग्रवाल पढ़ने। आर एस अग्रवाल क्यों पढ़ने का? अगर आपके आपके इसमें यानी कॉलेज में भी ड्राइव अगर आया
भाई है ना, कैंपस अगर आया कोई कंपनी लेके है तो आपको एप्टीट्यूड 100% पूछेंगे, और एप्टीट्यूड के लिए आपको RS अग्रवाल लगेंगे, तो इसलिए अभी से ले लो। ओके, एनी क्वेश्चंस अगेन? इज देयर एनी क्वेश्चन अगेन? गेट में एप्टीट्यूड आपका नियर अबाउटली 10 मार्क के लिए रहता है, ऐसे आप समझ लो। 5 मार्क का इंग्लिश रहता है। ओके, 15 मार्क्स ऐसे आपके हो जाते हैं। आप 7-7 मार्क भी समझ सकते हो उसको, 7-7 या फिर 10 मार्क, मैक्सिमम भी 10 मार्क के लिए रहता है। इंग्लिश सिर्फ 5 मार्क के लिए रहता है। ओके, तो आप गेट में भी एप्टीट्यूड एक बड़ा समझ सकते हैं, और पूरा एप्टीट्यूड नहीं रहता, नहीं तो आप भागोगे बैंकिंग के एप्टीट्यूड करने। बैंकिंग के एप्टीट्यूड नहीं करने का, एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत इजी रहता गेट में। सीटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले करना है, सीटिंग अरेंजमेंट, परसेंटेज, ये टॉपिक सबसे पहले करने। तो ये टॉपिक आपको हर एक एग्जाम में आएंगे हर एक एग्जाम, सिविल इंजीनियरिंग के हर एक एग्जाम में रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट, परसेंटेज, ओके। सिलोलिज्म, थर्ड इट इज सिलोलिज्म। ओके, तो ये आपको हर एक इसमें मिलेंगे, बाकी फालतू नहीं तो आप जाओगे बैंकिंग के आप एप्टीट्यूड करेंगे, नो, नहीं करना। ओके, अगेन आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं दे सकता हूँ, नहीं तो अपन कल सेम टाइम पे मिलेंगे। ओके, सेम टाइम पे हम कल मिलेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन गाइस? गेट एग्जाम पैटर्न, ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। गेट एग्जाम पैटर्न, गेट एग्जाम पैटर्न के लिए मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है, मैं वो आपको सेंड भी कर दूंगा, लेकिन मैं स्वीट में एक स्मॉल इसमें आपको मैं बता देता हूँ। सो गेट एग्जाम पैटर्न क्या है कि आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, 72 मार्क्स का सिविल इंजीनियरिंग पूछेंगे, सिविल इंजीनियरिंग, एंड 28 मार्क्स का मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश प्लस करंट, सॉरी करंट अफेयर ही बोलता है, करंट अफेयर नहीं, एप्टीट्यूड, इंग्लिश प्लस एप्टी, रीजनिंग प्लस आपका मैथ्स। मैथ्स कौन सा? M1, M2, M3, एंड दिस इज सिविल इंजीनियरिंग। 72 मार्क्स, इट इज सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में ही दे सकते हैं, और थर्ड ईयर तक का ही सिलेबस है, फाइनल ईयर का कोई सिलेबस नहीं है, ओनली एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन 2 एंड इरिगेशन, ये दो छोड़ के बाकी कोई सिलेबस इसमें नहीं है गेट में, बाकी पूरा थर्ड ईयर तक। तो थर्ड ईयर में ही दे सकते बाबा, थर्ड ईयर में आपको पता चल जाएगा कि क्या है, क्या फेस कर सकते। तो इसका पूरा सिलेबस का वीडियोस और पैटर्न का वीडियो जो भी रहता है वो मैं आपको भेज देता। पैटर्न यानी क्या है कि ये इतने मार्क्स के लिए है, 65 क्वेश्चंस रहता है, 65 क्वेश्चंस रहते हैं। आप ये 65 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए कैसे रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं बताने के लिए, तो मैं आपको वीडियो सेंड कर देता। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, दैट माय वीडियो, आप थ्रू उसके साथ आप जा सकते हैं। ओके, अगेन एनी क्वेश्चन? और आप मुझे आपके बड़े भाई जैसी बात करके पूछ सकते हैं, डोंट फील लाइक अ सर। हाँ, पूछोगे चिल बाबा, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो अगेन एनी क्वेश्चन गाइस? इज देयर एनी क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके मिलता विद द SFD BMT। ये लेक्चर, सेम लेक्चर आपका यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, मेरे ऐप पे अवेलेबल रहेगा। जो आपने ऐप पे अभी भी ज्वाइनिंग नहीं किया है तो आपने आप ऐप में बैच ज्वाइन कर लो, वहां पे भी लेक्चर अपलोड रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा। तो यूट्यूब की लिंक अभी मैं डाल दूंगा, लेकिन ऑलवेज नहीं रहेगी, क्योंकि ऐप में रहेगा तो आपको ऐप से देखना पड़ेगा जब पेड लेक्चर चालू होगा तब। फिलहाल SFD BMD वी टॉक फ्रीली एंड वी डिस्कस फ्रीली, डिस्कस करेंगे अपन, ओके, और पढ़ेंगे भी, डिस्कस करेंगे। ओके, ओके गाइस।